नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस खास अंक में। दर्शकों, हम महिलाएं हमारे तमाम किरदारों को बड़े ही प्रेम और विश्वास के साथ निभाती हैं। हमें परिवार की संरक्षिका भी कहा जाता है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, जहां महिलाओं की भूमिका बड़ी ही खास रही है। जब भी एक स्त्री माँ बनती है तो उसे यशोदा मैया कहा जाता है। जब वो पत्नी धर्म निभाती है तो वो सीता बन जाती है। और हमारा जो आधुनिक युग है, आज की नारी भी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। हम परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए अपनी दोपहर की नींद को छोड़कर संघर्ष को चुनती हैं। फिर ये कैसी विडंबना है कि आज भी भारत के कई क्षेत्रों में हम महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू अपराध एवं अन्य जघन्य अपराधों को देखते हैं। तब हमारे समक्ष एक ही प्रश्न उठता है कि क्या भारत की बेटियां सुरक्षित हैं? क्या उन्हें उनके वास्तविक अधिकार प्राप्त हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, भारत की बेटियां सुरक्षित हैं। उन्हें शासन की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, और यदि उनके प्रति घरेलू हिंसा होती है तो वो अपनी गुहार कहाँ लगा सकती हैं, इसी प्रमुख विषय पे आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पे हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बतौर विषय विशेषज्ञ के रूप में जो अतिथि हमारे साथ आज ये मंच साझा कर रहे हैं, आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले हैं मेरे साथ कविता धुर्वे जी। आप हैं पुलिस अधीक्षक, महिला थाना जगदलपुर। आज आपसे हम जानेंगे कि महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और यदि वो ऐसी विकट परिस्थिति में फंसती हैं तो वो गुहार कहाँ लगा सकती हैं। वहीं हमारे दूसरी अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं वीनू हिरवानी जी। आप हैं महिला संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बस्तर। तो आइए दर्शकों, मिलकर हम हमारे आज की दोनों मातृशक्तियों का स्वागत करते हैं। तो वीनू जी, कविता जी, आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुनीता जी। नमस्कार। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और विषय बहुत ही रोचक है। इस विषय पे कई हमारी जो सहेलियां हैं उनके मन में प्रश्न होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम के माध्यम से उनके मन में जो प्रश्न है उसका उत्तर उन्हें अवश्य मिलेगा। तो मेरा पहला प्रश्न वीनू जी आप ही से है कि जब हम कहते हैं कि घरेलू हिंसा, इसकी व्याख्या हमारी कई सहेलियां जानती भी नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे घरेलू हिंसा की परिभाषा जानना चाहूँगी। घरेलू हिंसा के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह एक विस्तृत रूप है इसका, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों का समावेश हुआ है। जैसे कि इसमें शारीरिक हिंसा का भी समावेशन है, आर्थिक हिंसा है, यौन हिंसा है, भावनात्मक हिंसा है। हम महिलाएं नहीं समझ पाती हैं कि अगर छोटी छोटी घटनाएं हमारे साथ हो रही है वो हिंसा है कि नहीं है। जैसे अगर उनके साथ अगर उसे एक थप्पड़ मार दिया जाता है तो उसे लगता है कि ये सामान्य सी बात है, लेकिन उसे समझना पड़ेगा कि ये सामान्य सी बात नहीं है, ये घरेलू हिंसा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा में अगर छोटी छोटी हिंसाएं भी हमारे साथ हमारे घर पे हो रही है वो हिंसा के अंतर्गत ये आता है। जी, बहुत अच्छा आपने कहा। इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न कविता जी आपसे है। जैसा कि मैडम ने बताया कि शारीरिक हिंसा भी जो है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि कौन कौन से ऐसी क्रियाएं हैं या अपराध हम कह सकते हैं जो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती हैं। जी, जैसे कि हमारा सबसे पहले मैडम ने बताया है शारीरिक हिंसा। जी, तो फिजिकल हरासमेंट में पति के द्वारा पत्नी को मारना या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को मारपीट करना जिससे उसको शारीरिक नुकसान हो, और उसका शारीरिक नुकसान इतना अधिक हो कि उससे उसकी तकलीफ हो, उससे दर्द हो सकता है कि उसे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए जो कि जीवन भर उसके साथ में रहे। जी, तो ये सारी हिंसाएं, शारीरिक हिंसा हमारे घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। और मेंटल हरासमेंट की हम बात करें तो उसे बात बात पे धमकी देना या उसके साथ में ऐसा बर्ताव करना जिससे उसके आत्मविश्वास में कमी आए और वो डिप्रेशन में चले जाए, ये सारी चीज़ें उसके मेंटल हरासमेंट के अंतर्गत आएगी। और हम अगर इकोनॉमिक की बात करें तो उसमें आर्थिक रूप से उसको पैसे की मदद ना देना, उसके जो संसाधनों पे रोक लगाना, ये सब हिंसाएं भी उसमें इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगी। और हम अगर सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें तो यदि पत्नी की इच्छा नहीं है, उसके विरुद्ध में यदि पति उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो वो उसके सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये सारे के सारे हिंसा के, घरेलू हिंसा के प्रकार हैं और महिलाएं बिल्कुल घरेलू हिंसा में आके इसमें अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकती है।
बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बिंदुएं हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज करती हैं और कहीं ना कहीं यही घरेलू हिंसा का स्वरूप ले लेती हैं। वीनू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब ऐसी परिस्थिति में कोई एक महिला फंस जाए तो वो कहाँ जाए, अपनी बात कहाँ रखे और वो क्या कर सकती है? सुनीता जी, मैं बताना चाहूँगी कि पहले जब किसी भी महिला के साथ हिंसा होती थी तो एकमात्र उसका जो जहाँ जाके वो अपनी शिकायत कर सकती थी वो एक थाना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब किसी भी महिला के साथ घरेलू हिंसा की जैसी चीज़ें होती है तो वो महिला बाल विकास में सखी वन स्टॉप सेंटर में जा सकती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला बाल विकास में जो बैठती हैं उनके पास जा सकती हैं, किसी एनजीओ के पास जा सकती हैं, महिला थाना जा सकती हैं, या वो सीधे न्यायालय भी जा सकती हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास वो जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। जी, तो इतनी प्रकार की जो सुविधाएं हैं प्रशासन की ओर से एक महिला को मुहैया कराई जा रही है। जी जी कविता जी, अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है। अब मैं कानूनी व्यवस्था के दृष्टिकोण से आपसे जानना चाहूँगी, घरेलू हिंसा के लिए महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, कैसी सुरक्षाएं जो है कानून व्यवस्था उसे मुहैया कराता है? जी, कानूनी रूप से हम देखें तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण के तौर पर उन्हें आज के जो हम BNSS की बात करें जी, तो 85-86 के तहत उसे, जिसे हम 498 कहते थे पहले, उसके तहत वो अपने अपराध दर्ज करवा सकती है आगे बढ़कर। और इसके अलावा वो 125 भरण पोषण के लिए वो जा सकती है जी। और इसके अतिरिक्त तो उसके पास में बहुत सारे ऐसे अधिकार हमारे कानून ने दिए हैं जिनके वो उससे संरक्षण प्राप्त हैं जी। जैसे दहेज प्रतिशत अधिनियम के तहत भी वो आगे बढ़ सकती है जी। इस प्रकार के जो प्रावधान के अनुसार एक महिला को संरक्षण का अधिकार प्राप्त हुआ है। वीनू जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि ये जो घरेलू हिंसा है, ये समस्या आखिर किन कारणों से उत्पन्न होती है? कुछ तो हमारा सामाजिक परिवेश है, जैसे महिलाओं का शिक्षित नहीं होना। दूसरा होता है कि उन्हें समाज का डर और भय होता है। तीसरा होता है कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती हैं। अगर उसको लगता है कि मैं अगर इसका विरोध करूंगी तो मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा तो मेरे पास मैं आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हूँ, और अगर मैं जाती हूँ तो मुझे अपने बच्चों को लेके जाना पड़ेगा, तो मेरे बच्चों की शिक्षा भी है। तो ये बहुत सारे जो हमारे सामाजिक रूप से जो हमारा आसपास की जो परिवेश है, जिसके कारण बहुत सी महिलाएं जो है वो घरेलू हिंसा को सहन करती हैं और इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठा पाती हैं जी। तो ये बहुत सारी बिंदुएं हैं जो घरेलू हिंसा को जन्म देती हैं। जी हाँ। अब मैं जानना चाहूँगी आपसे मैडम, जैसे कि वीनू जी ने कहा कि बहुत सारे जो बिंदुएं हैं जिसमें नारी की अशिक्षित होना, उसका आर्थिक रूप से सशक्त ना होना, ये सारे बिंदुएं हैं जिनके कारण घरेलू हिंसा जैसी समस्या उत्पन्न होती है। आपसे मैं अब सुझाव जानना चाहूँगी कि घरेलू हिंसा के रोकथाम के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? मैं तो सबसे पहले, जैसे मैडम ने कहा अशिक्षा, तो सबसे पहले नारी को शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक वो शिक्षा नहीं ग्रहण करेगी तो वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान सकती है। और उसी प्रकार से हमारे समाज को भी आगे आना पड़ेगा, उन्हें भी अपने महिलाओं को समानता का अधिकार जो है उसे बताना चाहिए। और इस क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं जो जागरूकता का काम कर रहे हैं। उसके अलावा पुलिस और प्रशासन भी महिलाओं को जगाने के लिए बहुत सारे उन्होंने ऐप्स बनाए हुए हैं, जागरूकता अभियान हम चलाते हैं और समय समय पे हम महिलाओं के बीच में जाते हैं और उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया। वीनू जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो सबसे प्रमुख बिंदु है जिस पर अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रकाश डाला, शिक्षा। नारी का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है, तभी वो अपने प्रति होने वाले अपराधों को समझ भी पाएगी, उनका पुरजोर विरोध भी कर पाएगी। तो एक नारी के जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, आपसे आपका दृष्टिकोण जानना चाहेंगे। सुनीता जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने देखा होगा कि आज हम बात करते हैं कि महिलाएं चांद पर पहुँच गई हैं, और अभी जैसे मिशन सिंदूर जो चल रहा है वो उसमें भी हमारी 2 महिलाएं थी, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। तो कहीं ना कहीं वो महिलाएं शिक्षित थी, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग थी, इसलिए वो मतलब इस चीज़ की भागीदार हो रही हैं और उन्होंने अपने देश के लिए ये इतना बड़ा नेतृत्व का काम किया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हमें हमारे अधिकारों का हमें संज्ञान नहीं होगा कि हमारे क्या अधिकार हैं, और हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी शिक्षा के महत्व को जानें और हम खुद को शिक्षित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित हो और वो जो हम बात कर रहे हैं कि घरेलू हिंसा की, वो प्रताड़ना उनके साथ आगे ना हो। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी लाइफ का,
तो मैं हर महिला से यही कहना चाहती हूँ, जैसे आज हमारे देश का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी। तो एक लहर चल रही है पूरे देश में कि बेटी को पढ़ाना भी है और बचाना भी है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले भविष्य के लिए। तो मैं यही कहती हूँ हर महिला से कि आप अपने पढ़ाई के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक हों, क्योंकि इससे आप एक आर्थिक रूप से भी अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी महिला के लिए। किसी भी परिस्थिति में हमें हमारे शिक्षा को उसमें अवरोध उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, और जो वांछनीय परिस्थिति कैसी भी हो जी, हमें हमारा जो वांछनीय शिक्षा की योग्यता है वो हमें जरूर प्राप्त करना चाहिए। ये बात भी आपने बहुत अच्छी कही कि जहाँ एक और नारी अशिक्षा या अन्य कारणों से घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, वहीं देश की 2 बेटियों ने अपने देश की रक्षा के लिए वो स्वयं आगे आई और इतने बड़े मिशन को उन्होंने अंजाम दिया। ये भी इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है जी। कविता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा बेहद ज़रूरी है, ये विनू जी से हमने समझा। तो अब आप परिवार को के तर्ज पे क्या हमसे कहना चाहेंगे कि परिवार कैसा होना चाहिए जो बेटियों को शिक्षित करे, उसे सशक्त करे, ताकि उसे आगे जाकर इस प्रकार की हिंसा का सामना ना करना पड़े। तो एक परिवार की क्या भूमिका होती है? जी सुनीता जी, परिवार सबसे महत्वपूर्ण समाज का एक अंग है जी, और परिवार से एक अच्छे समाज और देश का निर्माण होता है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल इस बात से बताना चाहूँगी मैं आपको कि परिवार में अगर हम बेटियों को अच्छी शिक्षा देते हैं जी, बेटी और बेटे दोनों को, सिर्फ मैं बेटी की बात नहीं करूँगी, यहाँ पे हमको बेटे को भी शिक्षा देने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमें उसे ऐसी शिक्षा देनी है कि वो बेटियों का सम्मान करे, महिलाओं का सम्मान करे। जब वो घर से बाहर निकले तो वो नारी के उसमें सम्मान की भावना हो जी। तो हमारे घर में परिवार में ही ऐसा माहौल हो कि हम एक फ्रेंडली माहौल रखें। उन्हें हमें क्या सही है क्या गलत है उसकी शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें स्वतंत्रता जरूर दी जाए, मगर उनके दोष परिणाम क्या हो सकते हैं उसे भी बताया जाए। और आजकल चूँकि सोशल मीडिया का माहौल चल रहा है, तो हमको सोशल मीडिया को कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे कैसे उसमें हमारे दिक्कतें आती हैं, क्या अपराध हम पे घटित हो सकता है, इन सारी चीज़ों को भी हमको बेटियों को बताना बहुत ज़रूरी है और उन्हें ये समझाना है कि सही और गलत क्या है। और मैं तो यही कहूँगी सबसे पहले कि बच्चों के साथ ना बिल्कुल फ्रेंडली माहौल हमारे घर पे होना चाहिए कि आपसे बच्चा खुद शेयर कर सके कि उसके साथ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, और उसे ये कॉन्फिडेंस दिलाना है कि बेटा तुम गलत नहीं हो सकता है तुमसे कुछ गलती हो, मगर उस गलती को मत बढ़ाओ जी। आप उस चीज़ को शेयर करो, इतना उसमें कॉन्फिडेंस हमको लाना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या का जो शुरुआत है वो यहीं से होता है। यदि हमने बच्चों को इस प्रारंभिक स्तर पे ही समझा लिया तो आगे जाके वो किसी प्रकार के अपराध को अंजाम नहीं देंगे। कविता जी ने जो उत्तर दिया उसी में एक प्रश्न है जो मैं विनू जी अब आपसे जानना चाहूँगी। हम बेटियों की शिक्षा, उसके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मगर मूल प्रश्न ये है कि ये जो हिंसा है ये कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग की ओर से आता है। तो क्या ये भी उचित नहीं होगा कि जब हम बेटियों को शिक्षित और सशक्त करने की बात करें, उसी समय हम हमारे घर के बेटों को भी ये शिक्षा दें कि महिलाएं उनके समतुल्य हैं और महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार एक अपराध है? तो आपके विचार क्या हैं? लगातार चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सभी वर्गों का संवेदीकरण का कार्यक्रम एवं प्रचार प्रसार उनके द्वारा किया जा रहा है। जैसे कि अभी मैडम के द्वारा बताया गया कि बेटों को भी बताना है कि अगर आप कुछ करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमको पुरुष वर्ग को भी ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप अगर किसी महिला को एक थप्पड़ भी मारते हैं तो वो घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। अगर मैं BNS की बात करती हूँ तो उसमें भी एक अपराध है। अगर हम किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मार सकते हैं तो वो कानून के भी दायरे में आता है और आपके घरेलू हिंसा कानून में भी आता है। अगर आप परिवार के किसी व्यक्ति को अगर एक थप्पड़ भी मार देते हैं तो वो भी एक कानूनन अपराध है जिसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। तो ये छोटी छोटी जो कानून बने हैं, जब तक हम उसके बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो उनको पता नहीं होगा कि ऐसा कोई कानून है और जो हम कर रहे हैं वो एक अपराध है। तो हमको सबसे पहले प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि आपका जो ये कृत्य है कहीं ना कहीं ये हिंसा के दायरे में आता है और कहीं ना कहीं ये दंडनीय अपराध है। ये शिक्षा यदि हम बचपन से अपने बेटों को भी देते हैं तो आगे चल के ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित नहीं होगी। जी हाँ, बहुत खूब। कविता जी, अब आगे चल के मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, यदि कोई महिला घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है और वो आपके पास सहयोग के लिए आती है, क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है जहां वो ये चाहे कि उसकी पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाए? तो ऐसी कोई सुविधा मुहैया कराई जाती है? बिल्कुल, कानूनी रूप से
हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं जिनके तहत महिलाओं की जो शिकायत है उसको हम गोपनीय रख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो यदि कोई महिला का हम गर्भपात करवाते हैं किसी कारणवश, तो उसके लिए भी आपातकालीन गर्भपात अधिनियम 1971 है जिसमें उनको ये अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त यदि मैं बताऊं तो पॉस्को एक्ट में भी धारा 23 और 33 के तहत आपकी पहचान को गोपनीय रखने का अधिकार आपके पास में है। और अपना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की भी बात करूं तो उसमें भी अगर महिला की गोपनीयता यदि रखनी आवश्यक है तो उसके तहत हम उस अधिकार के तहत उसकी जानकारी हम किसी को नहीं दे सकते हैं जी। और महिला उत्पीड़न अधिनियम 2013 में भी इस चीज़ का प्रावधान है कि यदि स्त्री नहीं चाहती कि उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए महिला जी, तो उसको जानकारी ओपन नहीं की जा सकती। तो ये सारे प्रावधान हमारे कानून में उपलब्ध हैं और जिनका पालन पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता है। क्योंकि कई दफ़ा यही समस्या देखी जाती है कि महिला समाज में उसकी बदनामी होगी, इस डर से ही वो मदद के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो इस प्रकार की यदि व्यवस्था और सुविधा पुलिस प्रशासन की ओर से महिलाओं को प्राप्त है तो ये बहुत अच्छी बात है, जिससे वो उसे न्याय भी प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। जी वीनू जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है, क्योंकि आप एक महिला संरक्षण अधिकारी की भूमिका पर हैं, आप प्रतिदिन बस्तर की महिलाओं से मिलती हैं, आप क्या अनुभव करती हैं कि बस्तर की महिलाएं अपनी सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए कितनी जागरूक हैं? सुनीता जी, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ही जागरूक है, क्योंकि हमारे घरेलू हिंसा के जो आंकड़े जो हमारे पास हैं वो आंकड़े बताते हैं, लगभग आज तक हम लोगों ने 2014 से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो लगभग हमारे 650 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है, जिसमें हम लोगों ने उनका घरेलू हिंसा का केस जो है वो दर्ज किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जागरूक है और इतना बड़ा आंकड़ा हमें बताता है कि महिला जागरूक होने के कारण ही वो अपनी हिंसा को समझ पा रही हैं और आगे आ रही हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के पास आए, चाहे महिला बाल विकास में आए, चाहे वो थाने न्यायालय में आए, किसी न किसी माध्यम से वो पहुंच रही हैं और अपने घरेलू हिंसा का जो केस है प्रकरण है वो दर्ज करा रही हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। जी, अब बेहतरीन ये आंकड़े हमें बता रहे हैं कि भारत की और बस्तर की बेटियां वो पीछे नहीं हैं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं। यही मैं आपसे एक और प्रश्न जानना चाहूँगी कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए विभाग किस प्रकार का कार्य करती हैं? लगातार हम लोग प्रचार प्रसार इसके लिए कर रहे हैं, आंगनबाड़ियों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, सुपरवाइजरों के माध्यम से, सीडीपीओ के माध्यम से लगातार ज़मीनी स्तर पे इनके द्वारा बताया जाता है कि इस तरह का एक कानून व्यवस्था है। अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला है उसके लिए हमारे ज़िले में एक जिला अधिकारी हैं, संरक्षण अधिकारी, जिनके द्वारा यह इस तरह के केसेस को सुना जाता है और निःशुल्क आप लोगों का ये जो केस होता है या प्रकरण होता है उसको पूरे बिना किसी खर्चे के वो न्यायालय में वो लेके जाती हैं और आपके साथ वो खड़ी रहती हैं और आपकी बात वो न्यायालय को बताती हैं। और हमने विधिक सहायता से बात करके उनके लिए निःशुल्क अधिवक्ता की भी व्यवस्था करते हैं। प्रकरण के शुरुआती दिनांक से लेके जब तक उसका निराकरण नहीं होता है उस विधिक प्राधिकरण के अधिवक्ता के द्वारा उनका प्रकरण देखा जाता है, लड़ा जाता है और न्याय के लिए उनके साथ वो खड़े रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी जानकारी आज आपसे प्राप्त हुई है। कविता जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे यही है कि हमारे पास प्रमुख हेल्पलाइन नंबर्स कौन कौन से हैं और किस प्रकार की समस्या के लिए कौन से हेल्पलाइन यूज़ किए जा सकते हैं? महिला हेल्पलाइन के लिए हमारा 1091 है, जिसमें आप महिला अपनी किसी भी समस्या को लेके उसमें कभी भी कॉल कर सकती है। और इसके अलावा बच्चों के हेल्पलाइन के लिए है 1098 जी। और इसके अतिरिक्त हमारा कंट्रोल रूम का 100 नंबर डायल है और 112, वो आपका 112 एक नंबर हमारा सबके लिए है 112, जिसमें आप कभी भी एनी टाइम आप किसी भी प्रकार के कुछ भी घटना, अगर आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लगता है कि मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे आने जाने में कहीं डर है या मैं आगे जाऊँगी तो मुझे कुछ खतरा हो सकता है, तो भी वो 112 को बुला सकते हैं कॉल करके। तो एनी टाइम हमारा 112 सभी तरफ पेट्रोलिंग करते हैं और वो तुरंत वहाँ तत्काल पहुँचेंगे आपकी सुविधा के लिए। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से ऐप बनाए गए हैं। एक अभिव्यक्ति ऐप है जिसमें महिलाएं अपनी कंप्लेन कर सकती हैं घर बैठे ही, और दूसरा एक समाधान है। समाधान ऐप में कोई भी व्यक्ति, महिला के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसमें अपनी कंप्लेन डाल सकता है। जी, अभी आपने अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया, तो यदि कोई महिला उस ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराती है तो कितने समय में उसकी समस्या का समाधान किया जाता है? जैसे अभिव्यक्ति ऐप में उन्होंने डाउनलोड किया तो वो संबंधित क्षेत्राधिकार के थाने में वो मैसेज चला जाता है और फिर त्वरित वहाँ से उस महिला से संपर्क करके क्या समस्या है उसका समाधान जितना जल्दी से निराकरण उसमें किया जाता है। जी, बहुत। वीनू जी,
चर्चा के शुरुआती दौर में आपसे हमने जाना कि सखी वन स्टॉप सेंटर ये जो है ये महिलाओं के संरक्षण और उसकी सुरक्षा के लिए है, तो ये क्या है, इस पर आपसे विस्तृत जानकारी चाहेंगे। सखी वन स्टॉप सेंटर आपातकालीन एक संस्था है, 24 घंटे ये चलने वाली एक संस्था है जिसमें किसी भी तरह की प्रताड़ित महिला, चाहे वो घरेलू हिंसा से प्रताड़ित हो या अन्य किसी भी कारणों से वो प्रताड़ित हो, उस महिला का प्रकरण वहाँ पर सुना जाता है। अस्थायी रूप से 5 दिन का उनको वहाँ आश्रय दिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई महिला है और उसको निःशुल्क न्याय की आवश्यकता है, विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से उनका प्रकरण, चाहे वो भरण पोषण का प्रकरण हो, चाहे वो तलाक का प्रकरण हो, इस तरह के सारे प्रकरण जो होते हैं उसको निःशुल्क वो कोर्ट तक लेके जाती हैं। आपको चिकित्सा सुविधा चाहिए, तो ये विभिन्न तरह के जो सेटअप हैं वो किसी भी संकटग्रस्त पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं प्राप्त हो, इसलिए सखी वन स्टॉप सेंटर जो है वो काम करती है और वो पीड़ित महिलाओं को 24 घंटे इस सुविधा का लाभ वो ले सकती हैं। और ये पूरी सुविधा है, ये पूरी प्रक्रिया उनके लिए निःशुल्क होती है। बहुत बढ़िया जी। चलिए, समय का तो अभाव है और मन में प्रश्न बहुत सारे हैं, फिर भी चलते चलते मैं आप दोनों से यही चाहूँगी कि आज आप हमारी महिला दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी, उनसे क्या अपने अनुभव साझा करना चाहेंगी जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, सजग हो। तो कविता जी पहले आप। जी, मैं देश के सबसे पुराने दूरदर्शन टीवी चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को और महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि हम सशक्त और शिक्षित महिला ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती हैं। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको हम ऐसा संस्कार दें कि वो देश का निर्माण कर सके, महिलाओं का सम्मान कर सके और आने वाले समय में घरेलू हिंसा ही खत्म हो जाए, ऐसी हमको तैयारी करनी है। यही मैं आप लोगों को संदेश और यही चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को सुसंस्कृत बनाएं। बहुत बढ़िया। अभी जी, अब आप। मैं दूरदर्शन के माध्यम से जो महिलाएं हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की घरेलू हिंसा हो रही है तो बिल्कुल आप उसकी आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज छोटी सी हिंसा आपके साथ कब वो बड़ी घटना हो सकती है इसका आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास विविध प्रकरण आते हैं तो उसमें इस तरह की स्थिति निर्मित होती है कि छोटी छोटी हिंसाएं होती है जिसको महिलाएं समझ नहीं पाती हैं, लेकिन एक समय के बाद वो बड़ा जो है स्वरूप ले लेती हैं, जो हत्या तक भी हो सकती है। तो मेरा निवेदन है कि आपके साथ अगर कोई घटना हो रही है तो आप उसको समझिए और अपने अधिकार के लिए बिल्कुल आप आवाज़ उठाइए। धन्यवाद। आज की इस चर्चा में बहुत ही विस्तृत और अच्छी जानकारी हमें आप दोनों के माध्यम से प्राप्त हुई है। एक बार फिर से आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से इस विषय पे चर्चा करने के लिए, समय निकालने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।